हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जून 2014 विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर। अभी तक जितने भी जेआरएफ के एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आप सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। जेआरएफ विजुअल आर्ट नेम से प्लेलिस्ट है। इवन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चैनल पर न्यू है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इवन आप अगर इंग्लिश में क्वेश्चंस पेपर का आपका डिमांड है कि इंग्लिश में पेपर आपको देना है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगी। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कोर्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जो स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? जामा मस्जिद गुलबर्ग, जामा मस्जिद बीदर, जामा मस्जिद दौलताबाद या फिर जामा मस्जिद अहमदाबाद? सो हियर द राइट आंसर इज ए, जामा मस्जिद गुलबर्ग। जामा मस्जिद गुलबर्ग कर्डोबा स्पेन के कैथेड्रल मस्जिद के समान है, कैथेड्रल मस्जिद के समान। निम्नलिखित में से किस मंदिर का पंचायतन योजना है? बेसिकली पंचायतन योजना होती क्या है, होता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर तो मैं बताती हूँ कौन सा है। देखिए, कंदरिया महादेव, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी, या फिर पार्वती मंदिर नचना कुठारा, अवंती स्वामी मंदिर अवंतीपुरा। राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। अगर पूछा जाए किस काल का मंदिर है, तो गुप्त काल का मंदिर है, 5वीं शताब्दी का। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का 5वीं शताब्दी का प्रथम शिखर युक्त मंदिर कहा जाता है। ये मेन टेम्पल है। इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे 4 और टेम्पल्स जो होते हैं उनको कहा जाता है पंचायतन टाइप। ठीक है, मेन टेम्पल के सराउंडिंग में 4 और छोटे छोटे से टेम्पल, दैट इज कॉल्ड एट पंचायतन टाइप मंदिर। ठीक है, तो पंचायतन टाइप मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में, गुप्त काल का है, 5वीं शती का है, सर्वप्रथम शिखर युक्त मंदिर है। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सरा एवं किन्नर दंपति चित्रित है, वह अजंता की किस गुफा में है? केव नंबर 9, केव नंबर 11, केव नंबर 14 या फिर केव नंबर 17? अगर आपका अजंता केव टॉपिक क्लियर नहीं है, इवन आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो मेरा एक वर्ल्ड आर्ट प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड आर्ट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ज़रूर विजिट कीजिएगा। और वो वर्ल्ड आर्ट के जितने भी प्लेलिस्ट वाले वीडियोस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट वीडियोस है, ज़रूर देखिएगा। विद डिटेल मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ डिटेल में एक्सप्लेन भी की हूँ। आपका वहाँ से अजंता टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इवन अजंता में जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सब भी वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर जो अजंता एवं किन्नर की दंपति की जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, अजंता के केव नंबर 17 में बनाई गई है, गुफा नंबर 17 में। नेफरतिति सिर का, मूर्ति का सिर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हेड ऑफ नेफरतिति, हेड ऑफ नेफरतिति किस संग्रहालय में है? ब्रिटिश म्यूजियम, लास एजलिस म्यूजियम यूएसए, लूव्र म्यूजियम पेरिस में, पेरिस में है लूव्र म्यूजियम, फ्रांस में नहीं, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हेड ऑफ नेफरतिति, नेफरतिति की मूर्ति जो मिली हुई है वह बर्लिन म्यूजियम जर्मन से मिली है। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? रंगों का प्रकाशीय मिश्रण, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद या फिर फाववाद? इन 4 आर्ट मूवमेंट के बारे में भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले आंसर देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद कैसे हो गया, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए, नव प्रभाववाद को इंग्लिश में बोलते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म। नियो इम्प्रेशनिज्म, कहीं पर हिंदी में इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है कि रंगों के प्रकाशीय गुण को क्या कहते हैं, तो नियो इम्प्रेशनिज्म।
देखिए न्यू इम्प्रेशनिज्म बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1884 1884 से लेकर 1904 तक ये कला आंदोलन चला था फ्रांस में। कहाँ चला? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, और इसके जन्मदाता कहे जाते हैं जॉर्ज स्यूरेट। बेसिकली काम कैसा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने कैनवस सेलेक्ट किया, आर्टिस्ट ने किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना होता था, तो फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट वो लोग बना रहे होते तो डॉट्स के थ्रू उन लोगों ने वो रिप्रेजेंट किया है। सिंपल तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कैनवस आपको दिख रहा है, इस कैनवस में मैंने डॉट्स को यूज़ किया, यहाँ पे मैंने रेड कलर लगाया, यहाँ पर मैंने येलो कलर लगाया, तो ऑटोमेटिकली रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज कलर शो होता है। जब आप दूर जाकर देखेंगे इस तरह की पेंटिंग बनाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइट के स्पेस में दोनों का रिफ्लेक्शन दिखेगा, दैट मीन्स आपको ऑटोमेटिकली ऑरेंज कलर दिखेगा। तो इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट किए थे नौ प्रभाववाद आर्टिस्ट ने, न्यू इम्प्रेशनिज्म कलाकार ने। दो कलर्स का यूज़ किए थे, वो भी प्योर कलर, और थर्ड कलर्स ऑटोमेटिक शो हो रहा था। इस तरह की पेंटिंग जॉर्ज स्यूरेट की देखने को मिल जाएगी। इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है द बाथर्स जॉर्ज स्यूरेट ने कब बनाए हैं? 1884 में बनाए हैं। क्लियर? चलिए ये आर्ट मूवमेंट क्लियर हो गया। सेकेंड आर्ट मूवमेंट है प्रभाववाद। ये तो देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रभाववाद के बारे में। 1870 से लेकर 1890 तक ये कला आंदोलन चला था फ्रांस, पेरिस में भी। ये भी फ्रांस, पेरिस में चला था। इसके जन्मदाता क्लाउड मोनेट कहे जाते हैं, जिनको हिंदी में कहा जाता है क्लाउड मोने और इंग्लिश में क्लाउड मोनेट। उत्तर प्रभाववाद का भी आपको क्लियर हो गया कि 1884 से लेकर 1904 तक चला था। ठीक है। थर्ड है उत्तर प्रभाववाद स्टार्ट हुआ था 1885 टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है, और 1905 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था फ्रांस में ही। प्रभाववाद के जस्ट एंड होते ही नौ प्रभाववाद, देन उत्तर प्रभाववाद और फैवइज्म जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैवइज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1900 से लेकर 1910 तक चला था। कहाँ चला? ये फ्रांस में चला। ये कला आंदोलन भी फैवइज्म भी फ्रांस में। ये सारे आर्ट मूवमेंट जो चले हैं फ्रांस में चले हैं। ठीक है। फैवइज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर, जन्मदाता किसे कहा जाता है? फैववाद में हेनरी मैटिस को। तो ये कुछ मेन टर्म्स है जो आपको ये बिल्कुल आपकी ज़ुबान पे ये सारी लाइंस होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। अब बाकी इसके अंदर जो हिस्ट्री है वो मैं डिटेल में वेस्टर्न आर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। 20 से वेस्टर्न आर्ट की क्लासेस हो रही हैं, आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। JRF एग्ज़ाम से पहले तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिलेबस कंप्लीट करा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव हैं? तांत्रिक भाव के हैं, लाइक तांत्रिक भाव ये इंडिया की अपनी ऑन क्रिएटिविटी है। बेसिकली तांत्रिक आर्ट में क्या यूज़ किया जाता है? तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को, शेप्स को, ट्रायंगल्स वगैरह से पेंटिंग को कैप्चर किया जाता है। इस तरह की पेंटिंग्स होती है, देख लीजिएगा एक बार आप पिक्चर। फादर ऑफ तांत्रिक आर्टिस्ट कहे जाते हैं GR संतोष। ठीक है। और भी काफ़ी आर्टिस्ट ने तांत्रिक आर्ट में काम किया है, लेकिन फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं GR संतोष। इवन तांत्रिक आर्ट से रिलेटेड भी मैंने एक मेरा प्लेलिस्ट है कंटेम्प्रेरी आर्ट में मैंने डिटेल में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पेस्टो टेक्निक किससे संबंधित है? बेसिकली इम्पेस्टो होता क्या है? ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैं JRF का सिलेबस डिस्कस कर रही थी, तो मैंने बताया था ये सारे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, बस पूछा जाता है ये क्या है, तो ये एक टेक्निक है। किसकी टेक्निक है? पेंटिंग करने की टेक्निक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इम्पेस्टो टेक्निक की जाती है। ठीक है। सबसे पहले बता देती हूँ कि इम्पेस्टो टेक्निक के फाउंडर कौन है। फाउंडर जिनको जन्मदाता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रीड बाय कौन है? फाउंडर, जन्मदाता है इम्पेस्टो टेक्निक की। ये पेंटिंग करने का एक टेक्निक होता है। सपोज आपने पैलेट देखा होगा, आर्टिस्ट पैलेट यूज़ करते हैं, लाइक हम लोगों को पेंटिंग करनी होती है तो इस तरह का वुडन पैलेट यूज़ करते हैं। इवन अब तो मटेरियलिस्टिक में लाइक प्लास्टिक पैलेट्स और डेकोरेटिव बहुत सारे फॉर्म में पैलेट्स आने लगे हैं, प्यारे प्यारे से वुडन पैलेट्स है। सपोज फील कीजिए ये मैंने स्क्रीन पे वुडन पैलेट्स बनाए, उसके बाद हमने एक स्पैचुला लिया। स्पैचुला कुछ इस तरह की नाइफ होती है। ठीक है, इस तरह की नाइफ होती है। स्पैचुला की हेल्प से हमने कैनवस में पैलेट से कलर उठाई हूँ और कैनवस पर अप्लाई की। ये कैनवस है। ठीक है,
ये ईजल है। कैनवस पर हमने यहाँ पे कोई कलर्स लगा दिए, किसकी हेल्प से? स्पैचुला की हेल्प से जब हमने थिक कलर्स कैनवस पर अप्लाई किए, उसे क्या कहा जाता है? उसे टेक्निक को कहा जाता है इम्पैस्टो टेक्निक। ठीक है, आपने ट्राई भी किया होगा ये टेक्निक। इवन जो कैनवस पे थिक कलर्स लगाते हैं उसे ही इम्पैस्टो टेक्निक कहा जाता है, जिसका इन्वेंशन फाउंडर कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्रेडबॉय। बस और कुछ नहीं है। इसे नाइफ कहा जाता है, पेंटिंग में नाइफ यूज होती है। और ये वुडन पैलेट होता है, पैलेट का यूज भी पेंटिंग में किया जाता है। ये ईजल है, ईजल पेंटिंग कैनवस को रखने के लिए ईजल का यूज किया जाता है। ये छोटे छोटे से जो टर्म्स है ना, ये आप अपने ब्रेन में लाइक अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। इवन अगर आप पेंटिंग नहीं भी करते हैं तो ये सारे प्रोसेस पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछा जाता है ईजल का स्टार्टिंग किसने किया? पहली बार इंडिया में तो टिली कैटल ने। ठीक है, और ऑयल कलर का इन्वेंशन किसने किया? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो इम्पैस्टो टेक्निक होती है उसमें आपको पता चल गया कि ये पेंटिंग की टेक्निक है। पेंटिंग में कौन से कलर से इम्पैस्टो किया जाता है? ये ध्यान रखना है कि वाटर कलर से इम्पैस्टो टेक्निक नहीं किया जाता है, वाटर कलर से नहीं किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? ऑयल कलर से और एक्रेलिक कलर से। ऑयल और एक्रेलिक कलर से किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जैक्सन पोलाक बताइए किसके लिए प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं? फर्नीचर डिजाइन के लिए, एक्शन पेंटिंग के लिए, आंतरिक सज्जा के लिए, या फिर प्रिंट मेकिंग के लिए? जैक्सन पोलाक बेसिकली एक्शन पेंटिंग के लिए फेमस है। इवन जैक्सन पोलाक ने ड्रिप आर्ट पेंटिंग बनाई, ड्रिप आर्ट। अब ड्रिप आर्ट ये होती कैसी है, तो एक बार इसका फोटो गूगल करके जरूर देखिएगा। कैनवस ये पेपर बहुत ह्यूज पेपर होता है। कलर्स को फेंक कर, छिड़क कर, जैसे भी मन करे वैसे स्प्रेड करके कलर्स करना, उसे बोलते हैं ड्रिप आर्ट। ठीक है, टपका कर, गिरा कर, उसके लिए जैक्सन पोलाक फेमस है। इन्होंने पहली बार ड्रिप आर्ट का इन्वेंशन स्टार्टिंग की है, इस तरह की पेंटिंग बनाए हैं। जैक्सन पोलाक बिलोंग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, देखिए एक्सप्रेशनिज्म आर्ट तो दूसरा हो गया, वो चला था जर्मन में। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म अमूर्त अभिव्यंजनावाद के बारे में बात हो रही है। अमूर्त अभिव्यंजनावाद अमेरिका में फ्लोरिश्ड हुआ था। पूछा जाए कि कहाँ शुरू हुआ था? अमेरिका में। जैक्सन पोलाक अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ड्रिप आर्ट पेंटिंग बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूर्तिकार राम छाटपार किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार राम छाटपार कास्ट मूर्तिकला के लिए, धातु को ढालने के लिए, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए, या फिर न्यू मीडिया के लिए? राम छाटपार बेसिकली फेमस रहे थे प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। यहाँ पे मैं आपका एक टॉपिक और क्लियर कराऊंगी, लाइक प्रस्तर उत्कीर्णन इंग्लिश में जिसे बोलते हैं स्टोन कार्विंग, स्टोन कार्विंग। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद रखना है। स्टोन कार्विंग बोलते हैं प्रस्तर उत्कीर्णन को। एक होता है सब्सट्रैक्टिव, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा है एडिटिव। सब्सट्रैक्टिव में बेसिकली जिस तरह से हम लोग पेंटिंग करते हैं, CMY के कलर्स को रखा जाता है। CMY के कलर्स भी एग्जाम में पूछा जाता है क्या है, तो ये सब्सट्रैक्टिव कलर है, इसे प्रोसेस कलर भी कहा जाता है। और एडिटिव कलर RGB भी है। RGB जो है वो एडिटिव कलर है। देखिए आप सोच रहे होंगे ये मैम कलर्स क्यों बता रही है, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको कलर्स तो पता है, सब्सट्रैक्टिव CMY को कहा जाता है, एडिटिव RGB को कहा जाता है। ये पेंटिंग का प्रोसेस हो गया, मतलब ग्राफिक आर्ट में इसका यूज किया जाता है। इवन अभी प्रेजेंट टाइम अगर स्कल्प्टर के बारे में बात किया जाए तो सब्सट्रैक्टिव में किसे रखा जाएगा? सब्सट्रैक्टिव में स्टोन कार्विंग को रखा जाएगा, लाइक प्रस्तर उत्कीर्णन को। कैसे? तो देखिए सपोज हमने एक स्टोन लिया, पत्थर, ये मैंने ह्यूज एक स्टोन ले लिया। इस स्टोन में मैंने कोई फिगर्स ड्रॉ किए, कोई भी फिगर्स XYZ कोई फिगर्स ड्रॉ किए, और ये वाला एरिया इसको रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ टूल्स, तो हमारा ये फिगर बन के रेडी हो गया। इस तरह कोई फिगर बन के रेडी हो गया जब हमने क्या किया, इसके एक ही पत्थर को लेकर उस पत्थर से कार्विंग के अननेसेसरी के पार्ट को रिमूव कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं उत्कीर्णन। और अगर इसी तरह सब्सट्रैक्टिव आपका क्लियर हो गया, अब इसी तरह पूछा जाए कि एडिटिव क्या हो जाता है, तो किसी चीज को ऐड करना। सपोज हमने ये स्कल्प्टर बनाना है, तो एक जीरो से छोटा सा क्ले लेंगे, फिर क्ले को यहाँ जोड़ेंगे, फिर क्ले को यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, देन एक स्कल्प्टर रेडी करेंगे, एक मूर्ति बनाएंगे। मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि सब्सट्रैक्टिव जो होता है वो बेसिकली कार्विंग होता है। एक ह्यूज स्कल्प्टर लो, उसको बाकी अननेसेसरी के ऑब्जेक्ट को रिमूव करो, जो मेन फोकस है उस पर अपने स्कल्प्टर को बना लो, मूर्ति को बना लो। और एडिटिव में एक जीरो से, एक शून्य से क्ले को जोड़ जोड़ के एक मूर्तियों को रेडी करना, उसे बोलते हैं
एडिटिव प्रोसेस। और एडिटिव प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा क्ले मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग, ठीक है, दूसरा आ जाएगा कास्टिंग और तीसरा आ जाएगा असेंबलाज, असेंबलाज। क्लियर हो गया, ये सब एडिटिव प्रोसेस में आ जाएगा। और सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस में स्टोन कार्विंग, बस स्टोन कार्विंग ही है जो सब्सट्रैक्टिव में आता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पर। पीआर दरोज का मनचाहा माध्यम क्या था? पीआर दरोज काष्ठ में काम करते थे, प्रस्तर में, कागज की लुगदी में या फिर मृत्तिका में? पीआर दरोज बेसिकली पॉटरी आर्टिस्ट रहते हैं, लाइक मृदभांड जिसे बोलते हैं, मृदभांड, मृत्तिका, मृदभांड पॉटरी आर्टिस्ट हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ पर एग्जिबिट हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल स्कूल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल। इवन बंगाल स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1895 टू 1920, टाइम ड्यूरेशन है। वॉश टेक्निक के लिए बंगाल स्कूल बहुत फेमस है, वॉश टेक्निक का इन्वेंशन किए थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। और अवनींद्रनाथ टैगोर की जो स्कल्प्टर मूर्तियां हैं, वुड की मूर्तियां, कास्ट की मूर्तियां, वो कहाँ पर एग्जिबिट हैं? तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो देखिए ट्रिक के साथ याद कीजिएगा। प्रागैतिहासिक काल से लेकर, प्री हिस्टोरिक से लेकर मुगल राजस्थानी पहाड़ी तक की पेंटिंग राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। उसके बाद कंपनी स्कूल से लेकर अभी कंटेम्प्रेरी टाइम तक की जो पेंटिंग्स है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लाइक अब ऐसा तो नहीं आप सारे एग्जीबिशन जितनी पेंटिंग है सब याद करेंगे एग्जाम में। अगर इस तरह में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मेरा ये वाला ट्रिक जरूर फॉलो कीजिएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली, दैट मीन्स नगमा, इसे शॉर्ट में नगमा कहते हैं, नगमा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत के प्रसिद्ध स्तूपा से प्राप्त मूर्तियां निर्मित है। हिंदी में स्तूप कहा जाता है और इंग्लिश में स्तूपा कहा जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट पूछा गया है कि स्तूपा जो मूर्तियां हैं वो निर्मित है टेराकोटा में, पांडुरंगा बलुआ पत्थर में, लाल बलुआ पत्थर में या फिर काले ग्रेनाइट में। तो भरहुत जो बेसिकली फेमस रहा था स्तूपा के लिए, जो स्तूप रेडी किया गया था वो लाल बलुआ पत्थर में किया गया था। इवन भरहुत की खोज कनिंघम ने किया है। पूछा जाए कि भरहुत की खोज किसने किया, तो कनिंघम ने, ये आपको याद रखना है। कनिंघम कहाँ से? एमपी में, इन्होंने एमपी में खोज किया है। कब किए थे? 1863 का आई थिंक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, 1863 ही है, क्योंकि 1868 में कनिंघम ने हड़प्पा टीले का पता लगाए थे। क्लियर? और देखिए ये वाला यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि स्तूपा का डायरेक्शन बताइए, किस तरह से, मतलब अरेंजमेंट। सबसे पहले स्तूपा में क्या बनाते हैं? सबसे पहले ये मेधी बनाई जाती है, इसे बोलते हैं मेधी। मेधी के बाद बनाया जाता है अंडभाग, ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं अंडभाग। मेधी, अंडभाग, फिर ये हर्मिका है। हर्मिका सबसे पवित्र स्पेस माना जाता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु के वो रखे जाते हैं, अवशेष रखे जाते हैं। जिस तरह से मस्जिद में जहाँ पे नमाज पढ़ाया जाता है वो प्योर माना जाता है, जिस तरह से मंदिर में गर्भगृह को सबसे प्योर माना जाता है, उसी तरह ये स्तूपा में सबसे अच्छा वाला जो मेन होता है ये होता है हर्मिका, जहाँ पर इनके बुद्ध के अवशेष रखे होते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर यष्टि बनी होती है, देन ये छत्रावली है, लास्ट में तुरड़ द्वार का निर्माण होता है, 4 तुरड़ द्वार होते हैं, और एंड में प्रदक्षिणा पथ। इस तरह से प्रदक्षिणा पथ होता है जिससे प्रवेश द्वार चारों तरफ से परिक्रमा किया जा सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिथोग्राफी की खोज कब हुई थी? लिथोग्राफी की खोज, ठीक है, सेनेफेल्डर के थ्रू, जॉन गुटनबर्ग, ग्लेसनर या फिर बेंजामिन वेस्ट। कब हुई थी, किसने किया? देखिए खोज कब हुई पहले मैं बता देती हूँ, 1798 में। जेआरएफ एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं सोचिएगा कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिथोग्राफी की जो खोज हुई है 1798 में सर सेनेफेल्डर के थ्रू, ठीक है। कहाँ पर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जर्मन के बाबरिया का चूना पत्थर सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बेसिकली ये लिथोग्राफी करने के लिए जो स्टोन होता है वो 5 या 7 इंच थिक होना चाहिए, थिक स्टोन।
और सबसे ज्यादा बेस देखिए, एक ग्रे स्टोन होता है, एक येलोइश स्टोन होता है और एक ब्लू स्टोन। सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टोन, अच्छा स्टोन माना जाता है ब्लू स्टोन को। अब ब्लू स्टोन कहाँ से टेकन किया गया था पूछा जाता है, तो बाबेरिया के चूना पत्थर से। बाबेरिया का चूना पत्थर जर्मन से लिया गया था, ब्लू स्टोन, उस पर लिथोग्राफी की जाती है। लिथोग्राफी के लिए आप इस रोलर का नाम जरूर याद रखिएगा कि लिथोग्राफी में लेदर रोलर का यूज किया जाता है, लेदर रोलर का, ठीक है। बाकी प्रोसेस है, प्रोसेस से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, यहाँ एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंट के लिए कागज की लुगदी, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कागज की लुगदी के बारे में पूछा जा रहा है कि कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? सोमनाथ हो, जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद या फिर लक्ष्मण गौड़। प्रिंट के लिए कागज की लुगदी का यूज किए थे आर्टिस्ट सोमनाथ होर। इवन सोमनाथ होर से पूछा जाता है कहाँ से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1921 में चटगांव, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ होर किस किस मीडियम में काम किए हैं, तो ये आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट लाइक चित्रकार थे, आर्टिस्ट के साथ साथ प्रिंट मेकर, प्रिंट मेकर के साथ साथ इन्होंने स्कल्प्टर में भी काम किया है। स्कल्प्टर दैट मीन्स मूर्तिकला, ठीक है, स्कल्प्टर रेडी भी किए थे। तो सोमनाथ होर से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए तो इन्होंने पेपर पल्प का इन्वेंशन किया है। पेपर पल्प का पूछा जाए कि पेपर पल्प का इन्वेंशन किसने किया, सोमनाथ होर ने। पेपर पल्प को ही हिंदी में कहा जाता है कागज की लुगदी। देखिए ये बनाने का मैं प्रोसेस बताती हूँ, लाइक आपने ट्राई भी किया होगा, ये बीएफए सेकेंड ईयर में म्यूरल बनवाया जाता है एवरी यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में भी बनवाया गया था म्यूरल। म्यूरल बनाने के लिए एक हार्ड बोर्ड ले लेते हैं या फिर आप जैसे भी म्यूरल रेडी कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। कागज की लुगदी, इन्होंने कागज के पेपर में थोड़ा सा जो मुल्तानी मिट्टी नहीं होता है फेस में लगाने वाला, मुल्तानी मिट्टी, कागज की लुगदी, उसके साथ गोंद मिलाकर पहले रात भर इस लुगदी को किसी पानी में डीप करके छोड़ दिया जाता है। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है पेपर, तो इसको मिक्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर डाला जाता है और थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसलिए क्योंकि ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, टूटने के। तो ये सारे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, देन इसमें ग्लू के लिए ग्लू यूज़ करते हैं। ये वाला ग्लू नहीं जो हम लोग कलर्स वगैरह मतलब पेपर पेस्ट करते हैं, इसका ग्लू दूसरा आता है, वो मोम बबुल का गोंद, बबुल का गोंद आप नाम सुने होंगे, बबुल का गोंद यहाँ पे यूज़ किया जाता है। गरम करके इसको अच्छे से आटे की तरह गूथा जाता है, सारे प्रोसेस को रेडी किया जाता है, देन इसे मूर्तियों को आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। लाइक आपने कोई शेप लिया, उस शेप को हॉलो हो, उसमें आप फील करके इसको बॉक्स को बंद कर दीजिए, जब खोलिए तो इस तरह का कागज़ की लुगदी वाली मूर्ति रेडी हो जाएगी। और आप इसे 2 डायमेंशनल सरफेस पे भी बना सकते हैं, इस म्यूरल को, आपकी चॉइस है, जैसे भी बना ले, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस पता होनी चाहिए थी आपको, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ किया? कोलाज प्लेट का जो प्रिंटिंग प्रक्रिया है, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ किया? भारत इंडिया में किसने शुरुआत किए थे कोलाज प्लेट के लिए? फेमस थे आर्टिस्ट कंवल कृष्णा। कंवल कृष्णा ने भारत में पहली बार कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया है, ठीक है। और कोलाज प्लेट से मुझे याद आ गया कि अगर कोलोग्राफी पूछा जाए कि कोलोग्राफी का इन्वेंशन किसने किया है, कोलोग्राफी का भी आपको पता होना चाहिए, जगमोहन चोपड़ा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं जो जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको सब कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। जगमोहन चोपड़ा, जगमोहन चोपड़ा ने कोलोग्राफी का इन्वेंशन किए थे और कंवल कृष्णा ने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किए। पूछा जाता है कि जय झरोटिया किस लिए फेमस है? ये तीनों प्रिंट मेकर है। जय झरोटिया ने सिल्क स्क्रीन में काम किया, सिल्क स्क्रीन में। परमजीत सिंह ने भी सिल्क स्क्रीन में ही काम किए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आर्टिस्ट को भी साथ के साथ पहचानते चलिएगा कि जो ऑप्शन में और आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट प्रिंट मेकर आर्टिस्ट है, ये स्कल्प्टर आर्टिस्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस जेआरएफ में देखिए क्रोनोलॉजिकल बहुत जरूरी है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा जाता है, इसलिए जो भी टॉपिक आप क्लियर कीजिएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ और पढ़ा कल कुछ और, नहीं, सारे टॉपिक को आप बिल्कुल सीक्वेंस के साथ 1 चैप्टर क्लियर कीजिएगा। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के थ्रू, क्रेयॉन के थ्रू, चौक के थ्रू या फिर गोंद के थ्रू? जल आभा का जो प्रभाव होता है वो रेजिन के थ्रू
एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण निर्भर है। अंश अथवा पूर्ण दृश्य संप्रेषण, जब विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं एक डॉट के थ्रू, तो उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही आंसर भी दे दिया। विजुअल कम्युनिकेशन दैट मीन्स विजुअलाइज आइज के थ्रू करेंगे, दृष्टि से। राइट आंसर डी, दृष्टि। किसी चीज को विजुअलाइज करने के लिए किसका हेल्प चाहिए होगा? आइज का। प्रतीक दृश्य संप्रेषण, सिंबल्स विजुअल कम्युनिकेशन में प्रायः संदर्भित किया जाता है किसे? कोई दो विमिनित छवियों को, होरस की आंख, द आइज ऑफ होरस, गवाक्ष, बुल्स आइज या फिर सीबीएस लोगो की आंखें, आइज इन सीबीएस लोगो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है यहाँ पर। यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है बी, होरस की आंखें, द आइज ऑफ होरस। द आइज ऑफ होरस, लाइक आप सिंबल्स विजुअल कम्युनिकेशन करेंगे तो सिंबल्स में द आइज ऑफ होरस का रोल होगा। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक पूछा जा रहा है। गेस्टाल्ट थ्योरी, इसके जनक कौन थे? मैक्स मेडिंगर थे या फिर मैक्स वेरमीदर? इन दोनों में से बताइए, इनको रिमूव कीजिए, ये दोनों नहीं है। इन दोनों में से इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर नेम है ना। देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है मैक्स वेरदीमर। मैक्स वेरदीमर दृष्टिबोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है। हेलवेटिका का फॉन्ट डिजाइन कौन किया? हेलवेटिका जो होता है बेसिकली टाइपोग्राफी का एक पार्ट है, इसका फॉन्ट डिजाइन किसने किया? पूछे जरा फॉन्ट। मैक्स मेडिंगर या फिर मैक्स वेरदीमर? इन दोनों को भी रिमूव कीजिए, ये दोनों सिमिलर है, इनमें से एक बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। हेलवेटिका फॉन्ट को डिजाइन किए थे मैक्स मेडिंगर। मैक्स मेडिंगर ने हेलवेटिका फॉन्ट को डिजाइन किया। इवन मैक्स वेरदीमर ने दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। निम्नलिखित धातु, लाइक यहाँ पे स्कल्पचर दिया हुआ है, उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल, ठीक है, सबसे पहले डांसिंग गर्ल, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो आ जाता है, उसका पार्ट। वहाँ की पहली डांसिंग गर्ल फेमस रही है जो फर्स्ट ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक में बनाई गई है। इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5, ठीक है, ये साइज है डांसिंग गर्ल का। इवन कहाँ पे एग्जिबिट है पूछे जाते हैं? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सेकंड है सुल्तानगंज का बुद्ध। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सुल्तानगंज का बुद्ध किस में बनाया गया है, इसका मुद्रा क्या है? तो इसका जो मुद्रा है वो अभय मुद्रा में है। कांगड़ा का वैकुंठ है। और देन लास्ट है चोल शैली की बात हो रही है और मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडस वैली का पार्ट है मोहनजोदड़ो, और आपको ये भी पता है चोल डायनेस्टी लास्ट में आता है। तो यहाँ जो ये नटराज बनाई गई है वो भी कांस्य ब्रॉन्ज में ही बनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह में मैंने आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया 4 ऑप्शंस दिखा करके, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली से क्लियर हो जाना था क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है अकॉर्डिंग फिलोसफर्स के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जब बार बार फिलोसफर्स को देखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको रीड आउट हो जाएगा। और अगर नहीं याद हो पा रहा है तो आप एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स। एक साइड सारे फिलोसफर्स को नोट डाउन कीजिए और सेकेंड साइड में उसके डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है पाइथागोरस, सॉक्रेटिस, प्लेटो और अगस्टाइन। सॉक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, ठीक है। इस तरह से रिलेशनशिप के साथ याद कीजिएगा। यहाँ पे आर्टिस्ट को पहचानना है कि कौन से स्कल्पटर आर्टिस्ट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मूर्तिकार। सबसे पहले हो जाएंगे के. कुलकर्णी, एम. देवियरवाला, विमन बी दास और विपिन बिहारी गोस्वामी। सबसे लास्ट में हो जाएंगे विमन बी दास, के. कुलकर्णी, A.M. देवियरवाला, विपिन बिहारी गोस्वामी एंड द लास्ट वन इज विमन बी दास।
यहाँ पे भी मूर्तिकार के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है। सबसे पहले हो जाएंगे गिरीश भट्ट, उसके बाद शांको चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत पांचाल। 1916 1900 मतलब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप सब आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ लिखिए। एक आर्टिस्ट का, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका सेम टाइम ड्यूरेशन में बॉर्न टाइम रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्री, मटेरियल्स, प्रिंटिंग में पूछा जा रहा है मटेरियल्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इतिहास से सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो प्रिंटिंग में शुरू हुआ था, सबसे पहले वस्त्र पे प्रिंटिंग करना शुरू हुआ, देन कागज, फिर गत्ता, और प्रेजेंट टाइम कांच वगैरह। कंटेम्प्रेरी टाइम में तो एवरी मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जरा भी कंफ्यूजन हो तो एनालिसिस कीजिए क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और सबसे प्री टाइम में किसका यूज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पेपर से मैं एक क्वेश्चन आपका क्लियर कर देती हूँ। पेपर का पूछा जाता है कब इन्वेंशन हुआ। 105 में चीन में, पहली बार 105 में चीन में किसने किया? तस आई लून ने। तस आई लून ने पहली बार पेपर का इन्वेंशन 105 में चाइना में किए थे। भारत में पेपर का इन्वेंशन हुआ है 14 सेंचुरी, दैट मीन्स 1380 का जो कल्पसूत्र है, 1380 का कल्पसूत्र, इस कल्पसूत्र में पहली बार पेपर पे कल्पसूत्र बनाया गया था। और कहाँ पर है ये कल्पसूत्र? तो गुजरात में है। और किस टाइम का है ये कल्पसूत्र? कल्पसूत्र 1380 का किस टाइम का है? तो ये है पाल शैली का, सॉरी पाल शैली नहीं होगा, अपभ्रंश शैली, सॉरी रियली सॉरी, अपभ्रंश शैली। क्लियर? अपभ्रंश शैली। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में पेपर का इन्वेंशन पहली बार कब हुआ? 14 सेंचुरी में। कौन सी पेंटिंग बनी थी? तो कल्पसूत्र रेडी किया गया था, 1380 का कल्पसूत्र, अपभ्रंश शैली का, जैन धर्म से संबंधित है और कल्पसूत्र के लेखक है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रिंटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, प्रिंटिंग का। तो प्रिंटिंग से रिलेटेड सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि प्रोसेस 4 होते हैं प्रिंटिंग में, आपको देखने को बहुत सब मिल जाएगा। तो 4 प्रोसेस होते हैं, वो 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हो जाता है रिलीव, सेकंड है इंटैग्लियो, थर्ड है प्लानोग्राफी, and the last one is serigraphy, that is called as सिल्क स्क्रीन। सेरीग्राफी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्क स्क्रीन के नाम से। अगर रिलीफ में पूछा जाता है एग्जाम में कि रिलीफ के प्रोसेस को पहचानिए। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, रिलीफ और इंटैग्लियो को आप कैसे पहचानेंगे? सपोज कीजिए ये हमारी शीट है, ठीक है, हमने इस शीट को 2 डिवाइडेशन में किया, ये हमारा रिलीफ प्रोसेस हो गया और ये वाला हमारा हो गया इंटैग्लियो। रिलीफ को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, ये इस तरह उभरा हुआ होता है। इंटैग्लियो में क्या होता है? इस तरह नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। अब आप देख के समझ सकते हैं कि ये वाला जो है ये रिलीफ है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, ये अंदर की तरफ इंग्रेव होता है, ये इंटैग्लियो का प्रोसेस है। रिलीफ में 2 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है लिनो कट, दूसरा होता है वुड कट, ठीक है। इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस होते हैं, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से 7 प्रोसेस। देखिए, पहला होता है प्लेट इंग्रेविंग, दूसरा होता है ड्राई पॉइंट, तीसरा होता है एचिंग, चौथा होता है एक्वाटिन, पांचवा मेजोटिन, छठवां विस्कोसिटी और लास्ट होता है कोलोग्राफी। अगर पूछा जाए कि प्लेट इंग्रेविंग का इन्वेंशन कब हुआ था, तो 1430 में। ड्राई पॉइंट नीडल का ड्राई पॉइंट में यूज करते हैं, और ये नीडल जो होता है, लाइक अगर इससे प्रिंटिंग रेडी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 10 से 12 प्रिंटिंग ले सकते हैं, फिर ये ब्लरिश इफेक्ट देता है, धुंधला इफेक्ट, ठीक। ड्राई पॉइंट में ये 1480 में शुरू हुआ था पुस्तकालय के मालिक के द्वारा। थर्ड है एचिंग, जिसे हिंदी में अम्लांकन भी कहा जाता है, 1515 में शुरू हुआ था जर्मन में। इंडिया में पहली बार मुकुल चंद्र डे ने एचिंग का इन्वेंशन किया है। नेक्स्ट है एक्वाटिंट का टाइम कहा जाता है 1600, कहीं पे 42 देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको 48 देखने को मिल जाएगा। ये 2 टाइम होता है एक्वाटिंट का। जीन लिप्टिस ने इसका इन्वेंशन किया है। मेजोटिंट का एग्जैक्ट टाइम है 1768 का। मेजोटिंट के फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं लुडविन। विस्कोसिटी स्टार्ट हुआ इंडिया में 1950 ईस्वी में, एटेलियर 17, 1950 में एटेलियर 17, लाइक उनको कहा जाता है सर सेनेफेल्डर को। नेक्स्ट है कोलोग्राफी स्टार्ट हुआ था पहली बार
इंडिया में कोलोग्राफी का इन्वेंशन फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं जगमोहन चोपड़ा। टाइम ड्यूरेशन है 1955। ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेनोग्राफी। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक हो जाता है लिनोकट, दूसरा होता है एक होता है लिथोग्राफी, दूसरा होता है ओलियोग्राफी। लिथोग्राफी के इन्वेंशन 1798 ईस्वी में सर सनफेल्डर के द्वारा किया गया। सेरीग्राफी सिल्क स्क्रीन कहा जाता है, 1904 का टाइम ड्यूरेशन है, विल बिप के थ्रू इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, बेसिकली इसके प्रोसेस है। ये संस्कृत सूत्र के काल क्रम के आधार पर सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है संस्कृत सूत्र के आधार पर। जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके 6 प्रोसेस होते हैं। इसे कहा जाता है षडांग। पंडित यशोधरा का आपने नाम सुना होगा। पंडित यशोधरा की पुस्तक है जय मंगला। जय मंगला में 6 लिम्स ऑफ षडांग के बारे में डिस्कस किया जाता है। ये पेंटिंग बनाने का एक टेक्निक होता है। जिस तरह से फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट होते हैं, लाइक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, उसी तरह इसे भी पेंटिंग में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई पेंटिंग बनानी है, कैनवस ले लिए। कैनवस पर सबसे पहले रूप भेद का क्रिएशन किए। किसका क्रिएशन किए? रूप भेद का। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमाणा, मेजरमेंट, जिसको जैसे कोई फिगर्स वगैरह कोई शेप बनाना हो तो उसका एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं, प्रमाणा उसे कहते हैं। थर्ड हो गया भावा, एक्सप्रेशन। आप जो पेंटिंग बना रहे हो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसे भावा कहते हैं। नेक्स्ट है लावण्य योजना दैट मीन्स ग्रेसफुल ब्यूटी, अट्रैक्शन, एस्थेटिक। आर्टिस्ट कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो वो माइंड में क्या सेट करते हैं, लाइक हमने कोई पेंटिंग बनानी है तो इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग होनी चाहिए कि व्यूअर्स देखे तो बोले वाह बहुत प्यारी सी पेंटिंग है। ठीक है, उसे कहते हैं लावण्य योजना। नेक्स्ट है सादृश्यम किसे कहते हैं? सिमिलैरिटी को कहते हैं, समानता को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लैंडस्केप कैप्चर कर रहे हैं तो सामने से जो व्यू दिख रहा है एज इट इज सिमिलर बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है वर्णिका भंग, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। आप किस तरह से कलर्स यूज कर रहे हो अपनी पेंटिंग में। ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग में सामने फ्रंट बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा है, आपने कोई नाइट का इफेक्ट क्रिएट कर दिया डे पेंटिंग के कंपेयर में, तो कलर्स को उसी तरह चूज करना है जैसे आपको सामने से व्यूअर्स मतलब ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो ये पेंटिंग बनाने का एक रूल है, एक सीक्वेंस है। रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंग, ये इसका सूत्र है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाने वाला है प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और वर्णिका भंग। कैसे ये वाला करेक्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे रूपा भेदा का नहीं दिया गया है और प्रमाणा भी है, भाव भी है। पहले नंबर पे रूपा भेदा, दूसरा प्रमाणा, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, पांचवा होता है सादृश्यम जो यहाँ पे नहीं है, और छठे नंबर पर हो जाएगा वर्णिका भंग। इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आप जरूर याद रखिएगा। इवन पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में बहुत पूछा जाता है कि प्रमाणा किस नंबर पे है। तो प्रमाणा 2nd नंबर पर है, वर्णिका भंग किस नंबर पे है, 6 नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही ऐतिहासिक क्रम का चयन कीजिए। ऐतिहासिक क्रम का चयन करना है। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था प्रिंटिंग का आगमन। सबसे पहले देखिए प्रिंटिंग का आगमन, सबसे पहले प्रिंटिंग का आगमन आया। उसके बाद उद्योग का आविर्भाव, वियोज्य प्रकार का प्रारंभ हुआ, लास्ट में फोटोग्राफी की खोज हुई थी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग का आगमन, उद्योग का आविर्भाव, वियोज्य प्रकार का प्रारंभ एंड द लास्ट वन इज फोटोग्राफी की खोज। इस तरह का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में जब आता है ना तो एनालिसिस करके ही सही होता है। जितना भी पढ़ लो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एट द प्रेजेंट टाइम वहीं पर एज्यूम करके देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम आउट है। चलिए यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चंस, एक सेकंड, यहाँ देखिए 30। अब पता है आप बहुत जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले थंबनेल। थंबनेल किसे कहते हैं? थंबनेल उसे कहते हैं जो आप मतलब मेरी डेली क्लासेस अटेंड करते हैं, फ्रंट में आपको दिख रहा होता है कि अच्छा मैम आज ये टॉपिक पढ़ाने वाली है, वो प्यारा सा जो डिजाइन किया जाता है उसे थंबनेल कहा जाता है। ठीक, थंबनेल सबसे पहले रेडी होता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, उसको कितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंस कर रहे हैं आप। देन फिनिश्ड, उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फाइनल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं लघु चित्र, व्यापक, परिकार और अंतिम। एक बार आप हिंदी में देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। राइट आंसर हो गया है लघु चित्र, व्यापक,
कार और अंतिम। तो देखिए हिंदी में ना थोड़ा सा बहुत टर्म्स डिफिकल्ट जैसे ये हो गया। अब इंग्लिश में आपको पता है, अच्छा थंबनेल के बारे में बात हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद फिनिशिंग, देन फाइनल टच। ठीक है, आपको जिस तरह से आसान लगेगा उस तरह से क्वेश्चंस को आप देखिएगा। मैं तो दोनों को ही देखती रहती थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश भी कंफ्यूज कर देते हैं, हिंदी भी कंफ्यूज कर देते हैं। विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है। अजप्शन में कहा जा रहा है, रीजन में पूछा जा रहा है क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारा भावों को ताज़ा करती है। देखिए रीजन बिल्कुल करेक्ट है कि विरेचन जो है वो एक शुद्धि है जो हमारे भावों को, एक्सप्रेशन को फ्रेश करती है, लेकिन वो हमारे भावों की अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति दैट मीन्स एक्सप्रेशन। तो क्या विरेचन एक्सप्रेशन है? ऐसा नहीं है। तो पहला सही गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। अजप्शन रॉन्ग था, रीजन राइट था। देखिए अजप्शन में क्या कहा जा रहा है, मध्य युग में मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है। मेहराबों का निर्माण वास्तुकला में प्रमुखता से किया गया है। और रीजन में क्या जा रहा है, क्योंकि वे स्तंभ और धरण के उत्थान को नहीं जानते थे। तो क्या वो उसको नहीं जानते थे? पहला सही है, दूसरा गलत है। जब नहीं की बात हो तो यहाँ पे निगेटिविटी में क्वेश्चन आ गया। दैट मीन्स पहला सही है और दूसरा, लेकिन दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैमिनी रॉय ने लोक विषयों, जैमिनी रॉय वॉज फेमस फॉर फोक आर्ट, बेसिकली फोक आर्ट के लिए फेमस थे। इनकी जो लोक विषयों की केंद्रीय करके कालीघाट पटचित्रों की सरल और जातीय शैली में चित्रित किया। अजप्शन रीजन में पूछा जा रहा है क्योंकि वह उपनिवेशी भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहला बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर दिया गया है। किसी आर्टिस्ट की जब किसी चीज से कंपेयर हो जाए तो अच्छी में अगर निगेटिविटी में कंपेयर हो जाए तो वो रीजन बिल्कुल, अजप्शन हो या रीजन, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, क्यों गलत था? क्योंकि उपनिषदों भारत के अन्य चित्रकारों की भांति प्रसिद्ध होना चाहते थे। ऐसा तो कोई आर्टिस्ट नहीं सोचता है कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। इवन हाँ, मेहनत सभी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। निकोलस रोरिक ही वॉज अ फेमस रशियन आर्टिस्ट। इनको मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मास्टर ऑफ माउंटेन। और किस नाम से जाना जाता है? रूस से बिलोंग करते हैं। 1774 टाइम ड्यूरेशन है, इनका जन्म हुआ था। और निकोलस रोरिक बेसिकली इन्होंने लैंडस्केप को कैप्चर किया है, हिल स्टेशन लाइक हिमाचल प्रदेश साइड का। निकोलस रोरिक के हिमालय दृश्य चित्रों को टेम्परा माध्यम में चित्रित किया गया था, क्योंकि हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक आकर्षित हैं। हियर द बोथ आर करेक्ट। ठीक है, वो हिमालय के नेचुरल एटमॉस्फेयर से बहुत इन्फ्लुएंस भी थे। इवन इन्होंने उस तरह के लैंडस्केप कैप्चर की। इनका फेवरेट कलर ब्लू माना जाता है। तो याद रखिएगा कौन से आर्टिस्ट है जिनका फेवरेट कलर ब्लू है, निकोलस रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अंकित पटेल ने चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। चलित मूर्ति शिल्प किसे कहते हैं? कैनेटिक आर्ट को। कैनेटिक आर्ट आल्सो कॉल्ड चलित या फिर मूवेबल है। मूवेबल जैसे जो मूव होता है, गति जिसमें होती है, सिंपल तरीके से जिसमें गति होती है उसे बोला जाता है कैनेटिक आर्ट। ठीक है, ऐसी कोई स्कल्पचर, मूर्ति, इंस्टॉलेशन जो घूमे चारों तरफ से, कभी भी आप देखिएगा किसी म्यूजियम्स वगैरह में जो मूवमेंट हो रही होगी उसे बोलते हैं चलित मूर्ति शिल्प, दैट मीन्स कैनेटिक आर्ट। अंकित पटेल बेसिकली इंडिया में फेमस रहे थे कैनेटिक आर्ट के लिए। इनकी जो मूर्ति शिल्प है वो चलित मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया करते थे, क्योंकि भारत में समकालीन मूर्ति शिल्प परिदृश्य में यह पहला अवसर था। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कंपेयर कर दिया गया है, वो भी निगेटिविटी में, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ए सही है तथा आर गलत है। ठीक है, ए सही है और आर गलत है।
आज ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, लिथोग्राफी को ऑफ कोर्स उसे प्लेनोग्राफी के अंदर ही तो 2 पार्ट्स आते हैं, एक लिथोग्राफी दूसरा ओलियोग्राफी, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग क्षेत्र एक सतह पर होते हैं। करेक्ट, प्रिंटिंग और नॉन प्रिंटिंग एक ही सतह पर होते हैं। रीजन देखिए, क्योंकि प्रक्रियाओं की भांति लिथोग्राफी में यह स्वतः है, क्योंकि तैल आधारित स्याही और पानी का प्रयोग किया जाता है, या प्रिंटिंग परस्पर विकर्ण होता है। यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। सोमनाथ होर ने छापा चित्रण में सीमेंट, प्लास्टर और कागज की लुगदी का प्रयोग किए थे। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सोमनाथ होर पेपर पल्प के लिए फेमस रहे हैं। इन्होंने पहली बार भारत में कागज की लुगदी का इन्वेंशन किए। अन्यथा वुड्स कार्यों में श्रृंखला तैयार नहीं कर पाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि सोमनाथ होर ने पहले हैं जिन्होंने पेपर का इन्वेंशन किया। अगर ये ऐसा कुछ टेक्निक नहीं खोजे होते तो वो वुड श्रृंखला का कार्य तैयार नहीं कर पाते, तो इन्होंने पेपर पल्प से ही तो रेडी किए हैं। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अजप्शन में कहा जा रहा है एक स्थायी लोगो समय से अप्रभावित रहता है और यह सदैव नया जैसा लगता है, क्योंकि यह शीघ्रता से पहचाना जाता है और ब्रांड की आत्मा को निरंतर संप्रेषण करता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, नीले पक्षियों की प्रजाति में पुरुषत्व की प्रकृति मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्कुल करेक्ट, मयूर क्या है, पिकॉक भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए अब रीजन में क्या पूछा जा रहा है, इसलिए सर्वविद मयूर का लोगो राष्ट्रीय प्रसार कंपनी NBC ने अंगीकृत करके प्रयोग किए थे। दे बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। मैच द फॉलोइंग्स। गस्टर कॉर्बेट बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट, दैट मीन्स यथार्थवादी कलाकार। ठीक है, रियलिज्म आर्ट मूवमेंट यथार्थवादी कलाकार थे। फ्रांसिस दी गोया रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट कहे जाते हैं। व्लादिमीर टैटलिन, इन्होंने किसमें काम किया है? व्लादिमीर टैटलिन ने बेसिकली संरचनावाद में काम किया है। संरचनावाद में अलेक्जेंडर आर्चिपेको घनवादी। कमल, लोटस किसका है सिंबल? कमल है खुशहाली का या फिर प्रबोधन का? किसका है? कमल है प्रबोधन का। कलश है जीवन का। स्वास्तिक बेसिकली डिपिक्ट करता है खुशहाली को, और चक्र समय को रिप्रेजेंट करता है। चक्र जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कमल जो फ्लावर होता है, कमल फ्लावर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रबोधन को। और कलश जो होता है वो जीवन में खुशहाली लाता है। और चक्र का क्लियर हो गया। स्वास्तिक जो होता है वो खुशहाली, हैप्पीनेस लाइक स्वास्तिक वगैरह घर पे रेडी किया जाता है, खुशहाली लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग्स है। अब्दुल रहमान चुगताई ने ग्लूमिंग राधिका बनाए थे वॉश एंड टेम्परा में। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत फेमस है ब्रूडिंग, एक बार ब्रूडिंग का पिक्चर देख लिएगा पेंटिंग का। अमृता शेरगिल 3 वुमेन, इसका भी आपको पिक्चर देखना है। राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। जितने भी यहाँ पे पेंटिंग्स दिए हुए हैं इसका फोटोज एक बार जरूर देखिएगा पेंटिंग का। चलिए यहाँ पे भी मैच करना है। घड़वा मूर्तिकला बहुत फेमस है रायगढ़ की। वेल धातु मूर्तिकला बस्तर की फेमस है। भारेवा मूर्तिकला बैतूल की फेमस है। और झाड़ा मूर्तिकला टीकमगढ़। वेजिंग का यूज किस में करते हैं? वेजिंग का यूज करते हैं बेसिकली सिरेमिक्स के स्कल्पचर में। जिंक का यूज किया जाता है ग्राफिक में एचिंग में। वुड डस्ट का यूज करते हैं किसमें?
मोल्ड करने के लिए। मोल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वुड डस्ट का। और लोहे का यूज किया जाता है स्कल्पचर, आयरन का स्कल्पचर मूर्ति जो बनाई जाती है लोहे का यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैच करना है। मैश और मैश काउंट बेसिकली होता क्या है? तो देखिए ये इस तरह का सिल्क स्क्रीन, सेरीग्राफी जिसे कहते हैं सिल्क स्क्रीन, उसमें इस तरह के कुछ धागे होते हैं, उस धागे को बोला जाता है मैश। ये धागा जितना पास पास होगा उतनी बारीक प्रिंट आएगी और जितना दूर दूर होगा उतना मोटा प्रिंट आएगा। तो मैश बेसिकली यूज होता है सिल्क स्क्रीन में। प्लेटन जो होती है वो मशीनें होती हैं, प्लेटन, रोटरी, ये 4 टाइप्स की मशीन होती हैं, रोलेट, प्लेटन। तो यहाँ पर प्लेटन से रिलेटेड हो जाएगा मशीन। रोलेट और रॉकर रोलेट का यूज किस में किया जाता है? रॉकर रोलेट का। रॉकर और रोलेट, देखिए रॉकर बेसिकली ये, इसमें रॉकर का कुछ शेप इस तरह का होता है। रोलेट जो होता है वो इस तरह से होता है, चारों तरफ से घूमता रहता है। और रॉकर में कुछ दांत लगे होते हैं जिसमें 10 से 15 दांत होते हैं, और रोलेट में करीबन 100 प्लस 120 के दांत होते हैं, मतलब ऐसा कुछ कहा गया है। तो रोलेट और रॉकर का यूज किया जाता है प्रिंट मेकिंग में। और प्रिंट मेकिंग में किस प्रोसेस में? तो ये भी पता होना चाहिए, मेसोटिंट में। मेसोटिंट में रॉकर और रोलेट का यूज किया जाता है। मेसोटिंट का इन्वेंशन, खोज किए थे लुडविग 1768 में, ठीक है, लुडविग ने। अब ब्रेयर बेसिकली रबर रोलर होता है, लिथोग्राफी में ब्रेयर का यूज किया जाता है। और लिथोग्राफी में जो ब्रेयर का यूज किया जाता है, इस तरह का ब्रेयर होता है। कौन से ब्रेयर का यूज किया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, लेदर रोलर का यूज किया जाता है, लेदर रोलर का, ना कि रबर रोलर का। रबर रोलर का लिनोकट वगैरह में यूज किया जाता है। यहाँ पर भी मैच करना है। रुपए का प्रतीक बताइए, रुपए का प्रतीक? उदय कुमार, काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। ऑयल कलर का इन्वेंशन इंडिया में पहली बार राजा रवि वर्मा। टेम्परा टेक्निक में काम करते थे जैमिनी रॉय। प्रिंट मेकिंग कृष्णा रेड्डी। यहाँ पर अरेंज करना है। आयरन लेनिका, आयरन लेनिका का किससे कनेक्शन हो जाएगा? वारसा, पोस्टर, द्रिवासी। आयरन लेनिका, वारसा, पोस्टर, द्रिवासी। मिल्टन ग्लेसर, बॉब दयालन पोस्टर, प्रसिद्ध लोक गायक। हर्ब ल्यूवालिन, हर्ब ल्यूवालिन, कवर ऑफ इरास। मार्शिल मोनरो, मॉडल की भांति। साल बॉस रिपीटेड है, काफी बार पूछा गया है। द मैन विद गोल्डन आर्म, द मैन विद द गोल्डन आर्म। अरेंज करना है। सबसे पहले उत्तर घनवादी पिक्टोरियल मॉडर्निज्म, एम कैसेडर। नेक्स्ट है फ्रेंच आर्ट नूवो। फ्रेंच आर्ट नूवो के लिए बहुत फेमस है टी अलेक्जेंडर स्टालिन। न्यू स्विस मूवमेंट, आर्मी हाफमैन। एंड अमेरिकन टाइपोग्राफी एक्सप्रेशनिज्म, जेने फेडेरिको। सो फाइनली आज की क्लास में इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इवन फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियोस आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।